देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। गिरिडीह की तमाम छोटी बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। पहले नजर डालिए आज की हेडलाइंस पर। कांग्रेस कार्यालय में नमन किए गए पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी। कांग्रेसियों ने आयोजित की श्रद्धांजलि सभा, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर डाला प्रकाश। सेंट्रल जीएसटी डिपार्टमेंट ने मारा छापा, 5 वाहनों को किया जब्त, कागजातों को खंगाला, गड़बड़ी पाए जाने पर लगाई 4 लाख की पेनल्टी। जिला निबंधन कार्यालय में उड़ाई जा रही है कोविड गाइडलाइंस की धज्जियां, उमड़ रही है भीड़, नहीं रखा जाता है सामाजिक दूरी का कोई ख्याल, मास्क और सैनिटाइजर भी नदारद। और लेदा पंचायत में मूलभूत सुविधाओं का है घोर अभाव, सड़क, आवास, पेयजल आदि से महरूम है ग्रामीण। सरकार की व्यवस्था पर उठ रहे हैं कई सवाल। और अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस कार्यालय में बुधवार को एक श्रद्धांजलि सभा आयोजित कर पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को श्रद्धांजलि दी गई। मौके पर तमाम कांग्रेसियों ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित किया और अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित की। जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से बुधवार को बक्सीडी रोड स्थित कांग्रेस कार्यालय में एक श्रद्धांजलि सभा आयोजित कर पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को श्रद्धांजलि दी गई। यहां कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष नरेश वर्मा कर रहे थे। वहीं मौके पर वरिष्ठ कांग्रेसी मदन लाल विश्वकर्मा, अजय सिन्हा, अमित सिन्हा, नवीन आनंद, महमूद अली खान, सैफुद्दीन खान, पूनम वर्मा, कृष्णा सिंह, शब्बीर हुसैन लाडला, तनवीर हयात, अशोक विश्वकर्मा, प्रोफेसर मुकेश शाह आदि दर्जनों कांग्रेसी उपस्थित थे। यहां पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की तस्वीर पर माल्यार्पण कर कहा गया कि प्रणब मुखर्जी सबों के आदरणीय व प्रेरणा स्रोत थे। उनका लंबा संसदीय कार्यकाल तमाम उतार चढ़ाव से भरा रहा, पर अपनी राजनीतिक दूरदर्शिता और सूझबूझ के जरिए वह हमेशा और मजबूत होकर उभरे। उनका आकस्मिक देहांत न केवल कांग्रेस पार्टी के लिए बल्कि पूरे देश के लिए अपूरणीय क्षति है। आज कांग्रेस ऑफिस में जिला कांग्रेस कमेटी, जिला ओबीसी कमेटी के द्वारा आज एक प्रणब मुखर्जी का श्रद्धांजलि अर्पित किया गया और कार्यक्रम में बहुत से पूर्व कांग्रेसी लोग एकत्रित हुए थे। और मैं प्रणब मुखर्जी बहुत महान आदमी थे, पूर्व राष्ट्रपति भी रहे हैं। उसके पूर्व राष्ट्रपति आज उनका निधन हो गया और हम लोग बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ऐसे महान व्यक्ति का आज अगर इस मतलब देश को बहुत कमी महसूस हुआ है। और मैं उनको आत्मा को शांति के लिए बहुत बहुत प्रार्थना करता हूँ भगवान से कि उनको आत्मा को शांति मिले। यही मेरा आखिरी शब्द है। और मैं जहाँ उनका रहे कांग्रेस कमेटी की ओर से सभी के तरफ से, ओबीसी कांग्रेस कमेटी की तरफ से मैं उन्हें आत्मा शांति का प्रदान करता हूँ और आत्मा में शांति रहे। सेंट्रल जीएसटी डिपार्टमेंट ने टैक्स चोरी मामले में छापेमारी कर 5 ट्रैक्टर को जब्त किया। बताया गया कि सभी गाड़ियों के कागजातों में अलग अलग तरह की कमियां पाई गई है। सभी से जुर्माना भी वसूला जा रहा है। सेंट्रल जीएसटी डिपार्टमेंट ने टैक्स चोरी के मामले में छापा मारकर 5 ट्रक को जब्त किया है। बुधवार को सभी गाड़ियों को बरमसिया रोड स्थित कार्यालय के बाहर लाया गया। बताया गया कि 2 गाड़ियों में डोलामाइट कपड़े से लदी एक गाड़ी, एक में स्टोन चिप्स और एक में ड्रग केमिकल्स लगा हुआ है। बताया गया कि सभी गाड़ियों के कागजातों में अलग अलग तरह की कमियां पाई गई हैं। कपड़े से लदे वाहन पर 1,10,000 रुपए का फाइन लगाया गया है। वहीं स्टोन चिप्स पर 60,000 रुपए की फाइन काटी गई है। इसी तरह सभी गाड़ियों को मिलाकर 4 लाख का फाइन वसूला जा रहा है। इस बाबत विभाग के सहायक आयुक्त सी हांसदा ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए सभी गाड़ियों को पकड़ा गया है। गाड़ी में कुछ माइनिंग मटेरियल है और प्लास्टिक या पाइप बनाने वाला कपड़ा है, डोलोमाइट, गिट्टी। एक गाड़ी में पकड़ा है कि केमिकल से लदा हुआ ट्रक भी पकड़ा है, केमिकल से लदा हुआ ड्रम का ट्रक पकड़ा है। क्या चीज़ है, क्या मामला है सर? ये मतलब जीएसटी चोरी का है क्या? जीएसटी चोरी कुछ नहीं, हम लोग उसका ईवी बिल चेक करते हैं। ईवी बिल जिसमें नहीं रहता है उस गाड़ी को पकड़ते हैं और टैक्स और पेनल्टी वसूल करते हैं। मतलब ये ईवी बिल से जुड़ा हुआ मामला। हाँ, किसी गाड़ियों में ईवी बिल नहीं है तभी तो पकड़े हैं। हम लोग को यही देखना है कि इससे टैक्स का कंप्लाइंस बढ़ेगा।
तो कितना का फाइन हो रहा है सर? टैक्स और पेनल्टी लेके लगभग 4 लाख रुपया ले लगा 4 लाख का जुर्माना। और अभी विधि सम्मत कार्रवाई हो रहे हैं बस। सर आपका नाम क्या हुआ सर? ये कब पकड़े, कहाँ पर पकड़े? अरे यार बोल दिया ना, उतना बोलने की जरूरत नहीं, जहाँ वो पकड़े उतना डिटेल में आप वो बोले गिरिडीह में ही पकड़े अपना जुडिशन के अंदर में, और आपको जितना जरूरत है। एक तो कोरोना का कहर खत्म नहीं हो रहा है, वहीं चैताडीह स्थित मातृत्व शिशु सदन से कोरोना के गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाने और लापरवाही का मामला सामने आ रहा है। यहां एक ही बेड पर 2 से 3 महिलाओं को ऑपरेशन के बाद नवजात बच्चों के साथ सुला दिया गया। इससे आक्रोशित होकर परिजनों ने जमकर बवाल मचाया। परिजनों ने कहा कि अगर अस्पताल की दशा यही रही तो जल्द ही कोरोना का प्रकोप पूरे अस्पताल में फैल जाएगा। चैताडीह मातृ शिशु सदन में बेड की भारी कमी, मरीजों के परिजनों ने काटा बवाल। जिले के एकमात्र शिशु इकाई केंद्र में कुव्यवस्था का आलम एक बार फिर देखने को मिला। चैताडीह स्थित इस इकाई में एक ही बेड पर 2 से 3 महिलाओं को ऑपरेशन के बाद नवजात बच्चों के साथ सुला दिया गया, जिसके बाद परिजनों ने जमकर बवाल काटा। दरअसल इस सरकारी अस्पताल में मरीजों के द्वारा हर दिन यहां व्याप्त कुव्यवस्था के कारण हंगामा किया जाता है। इसके बाद भी यहां की व्यवस्था को सुधारने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। आज भी यहां जमकर बवाल हुआ क्योंकि यहां एक ही बेड पर 2 से 3 महिलाओं को ऑपरेशन करने के बाद उनके नवजात बच्चों के साथ सुला दिया गया। इस कारण परिजनों ने जमकर हंगामा किया। इसके अलावा अस्पताल में सोशल डिस्टेंसिंग का जरा भी ख्याल नहीं रखा जा रहा है। आलम यही रहा तो जल्द ही पूरे अस्पताल में कोरोना का प्रकोप फैल जाएगा। मरीज और उनके परिजनों ने ही इस तरह का अंदेशा जताया है। मिलने ओकरा ना मिलने मिले हम एक बेड में दू मरीज तो बोल चल जीबे हमारा रहे तो हम कहले बोल हम चल जीबे जरूर, लेकिन हम गाड़ी आई तबे जी अभी हम कहाँ लगा रख पैसा बचबन के तब तो गोदियाँ उठा ले, पहले गोदियाँ के उठा ले और बेड हमरा की दले की नाम हो तो डिलिया दे पब्लिक से थोड़ा बकझक हुआ। क्या दिक्कत हो रहा है यहाँ पर आप यही लोग? दिक्कत एक बेड की कमी है, तो इसके कारण क्या हो रहा है? एक बेड पर 2 मरीज को 2 रख, मरीज के दिए। तो इसमें परेशानी भी हो रही हाँ, होगी। परेशानी भी हो रहा है। अगला पार्टी बोल रहा है कि नहीं देंगे सोने के लिए, इसीलिए थोड़ा हो गया बता तो यहाँ पर दिक्कत बेड का सुविधा नहीं है, क्या दिक्कत? तो बेड का दिक्कत रहने के कारण क्या हो रहा है? हैसियत नहीं मिल रहा है। एक बेड पर 2 मरीज को रखा जा रहा है। नहीं अब ये हाँ वही हो रहा है। क्या हो रहा है? एक बेड पर 2 मरीज रख। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गांवा को कायाकल्प अवार्ड से सम्मानित किया गया है, लेकिन शायद यह अवार्ड सिर्फ बाहरी सौंदर्यता को दर्शाता है। इस स्वास्थ्य केंद्र में महिलाओं का प्रसव कराने के बाद सभी प्रसूति महिलाओं से एएनएम द्वारा हजारों रुपए की मांग की जाती है। ऐसा ही एक मामला फिर सामने आया, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल में हंगामा किया और कहा कि जब सरकारी अस्पताल में चिकित्सकीय सुविधा निःशुल्क है तो फिर गरीबों से जबरन इतनी राशि की मांग क्यों की जाती है। काली कमाई का अड्डा बना गांवा का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। प्रसव के बाद महिलाओं से 3000 रुपए तक की जाती है मांग। कायाकल्प अवार्ड से सम्मानित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गांवा अब सिर्फ बाहरी सौंदर्य से ही लोगों को लुभा रहा है। अगर अंदरूनी बात की जाए तो यहाँ सिर्फ भ्रष्टाचार लिप्त है और काली कमाई करने का यह अड्डा बन गया है। बताया गया कि अस्पताल में प्रत्येक माह लगभग 150 से 200 महिलाओं का प्रसव कराया जाता है और यहाँ की एएनएम द्वारा प्रत्येक प्रसूति महिलाओं से प्रसव कराने के बाद 1000 रुपए से 3000 रुपए तक की राशि की मांग की जाती है। ऐसा ही एक मामला सामने आया मंगलवार की शाम। यहाँ प्रसव के बाद 2 महिलाओं से 3000 रुपए और 2000 रुपए राशि की मांग की गई, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा किया। परिजनों ने अस्पताल के 2 कर्मी रेणु देवी और संगीता देवी पर पैसा वसूली का इल्जाम लगाते हुए कहा कि उन्होंने 3000 रुपए की राशि की मांग की और मोल भाव करने के बाद 2000 रुपए पर अड़ी रही। इन्होंने खुशी से दोनों एएनएमओ को 500-500 रुपए देना चाहा, मगर उनके द्वारा गलत रवैये अपनाए जाने लगे।
इस बात पर जब चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर अरविंद कुमार से बात की गई तो उन्होंने अपनी छुट्टी का हवाला देते हुए बैठक कर बात सुलझाने की बात कही। बता दें कि इससे पूर्व भी पैसे के लालच में 2 लोगों की मौत के आरोप में अस्पताल के एक कंपाउंडर को स्थानांतरित किया गया था, जबकि कुछ दिनों बाद वह पुनः गांवा अस्पताल आ गया और फिर से अपनी काली कमाई करना शुरू कर दिया। अब आखिर सवाल यह उठता है कि दलित और गुरबों के लिए सरकारी अस्पतालों की सुविधा निःशुल्क है, तो फिर अगर सरकारी अस्पतालों में भी पैसे की वसूली की जाएगी तो आखिर गरीब तबके के लोग कहाँ जाएंगे। हम पैसा लेके गए कि हमको छुट्टी दो 500 टका लो, जो तुम्हारा मजदूरी है से और हमको छुट्टी दे देना, हम जा रहा है। तो बोल नहीं, तुम्हारा बच्चा के कर्मठ है, जो बहुत मेहनत हुआ से हम 3000 रुपया देगा तो छुट्टी दे। मेहनत के लिए कौन मांग रहा था पैसा? नामिन जाने कुछ नहीं, सुनीता रेनू सुनीता और रेनू देवी। बोल पैसा दीजिएगा, ढूंढ नहीं लगाइए, हटाइए हट गए। तो और वो मांग रहा है 2000-3000 मांग रहा है, कहाँ से हम लोग दे पाएंगे? इतना आदमी के खाना भी दिए, गाड़ी भाड़ा भी दिए, लॉकडाउन में कहाँ से दे पाएंगे? रेनू देवी, सुनीता देवी पैसा 400 दिए सर, बोलो खुशी से करके नार कटाई दीजिए, तो उसको दे दिया 400 रुपया। अब कहा कि बोल नहीं 500 दिए दलिए, तो बोल ना, तो दलिए 700, तो वह ना, तब बोल वहीं दलिए 750, तो वह ना, तब बोल ना अभी बाहर रेफर करते तो दाथिन पैसा के ना से बोल हमारा पैसा बोला इतना दे 3000 रुपये लगो, नहीं तो कोई गुजारा ना हो। 3000 रुपये आप लोग दिए क्या? ना 1500 लग 1500 रुपये आप लोग दिए? हाँ। उसके बाद क्या दिक्कत हुआ फिर? तब है कोई दिक्कत ना, 1500 डालिए तो वही, तब वाली दवा दे दीजिए दीदी, तब दखा दल का गोलियाँ दल का डिटोल दीजिए दीदी, बोल डिटोल यहाँ नहीं मिलता है, जाओ वहीं लेना। हाँ, पैसा में बड़े खर्च कर रहा है, तुम्हारा कुछ नहीं मिलेगा, जाओ। क्या बोल के पैसा मांग रही थी? पैसा बोलो छाता पर कर दिलियो, बाहर लगा तो पैसा ला कर कि ना सही खाली अच्छा माँ है तो की करबे गरीब जिसको, तो बोल नहीं यार पैसा दो, तब खाली देहा दवाइया, बोल नहीं ना यार 1000 टका तक सब मिला 1100 और 400 कते बोले जो है बता दल 15। गिरिडीह जिले के बहुचर्चित गांव लेदा की जनता आज भी मूलभूत सुविधाओं से महरूम है। यहां न तो आवागमन के लिए पक्की सड़क है और न ही लोगों के लिए स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध है। ग्रामीणों का कहना है कि आज तक सभी जनप्रतिनिधियों ने उन्हें ठगने का काम किया है। वर्तमान विधायक से उन्हें काफी उम्मीदें थी, लेकिन उनकी यह उम्मीद भी टूटती नजर आ रही है। लेदा पंचायत में मूलभूत सुविधाओं का है घोर अभाव, ग्रामीणों को हो रही है भारी परेशानी। गिरिडीह जिले का बहुचर्चित गांव लेदा, जो वर्तमान में लेदा पंचायत है, यहाँ की जनता सड़क, स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं से आज तक महरूम है। इस गांव में आवागमन के लिए न तो पक्की सड़क है और न ही यहाँ के लोगों के लिए कोई स्वास्थ्य सुविधा। सदर प्रखंड के पश्चिमी एवं अंतिम छोर में स्थित लेदा, सिंधवरिया, अलगुंदा आदि पंचायतों के दर्जनों गांवों में करीब 30,000 की आबादी निवास करती है, परंतु इन ग्रामीणों के लिए सरकार की ओर से मूलभूत सुविधाओं के लिए आज तक कोई ठोस पहल नहीं की गई। आजादी के 74 वर्षों के बाद भी इन ग्रामीणों को मुख्य पक्की सड़क नसीब नहीं हो सकी है। आज भी लोग कीचड़ और दलदल से गुजरने को मजबूर हैं। वहीं स्वास्थ्य सुविधा की बात की जाए तो यहाँ के लोगों को प्राथमिक उपचार तक के लिए भी गांव से करीब 25 किलोमीटर दूर जिला मुख्यालय स्थित सदर अस्पताल पर निर्भर रहना पड़ता है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में कई वर्षों पूर्व एक उप स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण हुआ था, जिससे हम सबको आस जगी थी कि अब इलाज के अभाव में हम लोग भटकेंगे नहीं, पर यह भी सिर्फ शोभा की वस्तु बनकर रह गई और स्थिति जस की तस बनी रही। एक तो जर्जर सड़क पर बने बड़े बड़े गड्ढे, ऊपर से 25 किलोमीटर दूर अस्पताल। कई बार तो गर्भवती महिलाओं की मौत अस्पताल ले जाने के क्रम में रास्ते में ही हो चुकी होती है। शुक्र है कि अब पंचायत में 108 एम्बुलेंस की व्यवस्था हुई है। बता दें कि सिर्फ लेदा गांव में ही करीब 10,000 की आबादी निवास करती है। बावजूद इसके इस क्षेत्र की ओर किसी का ध्यान नहीं गया। पिछले वर्ष इस पंचायत की जर्जर स्थिति को देखते हुए तत्कालीन उप विकास आयुक्त सुश्री किरण पासी के द्वारा पंचायत को गोद लेकर आदर्श पंचायत बनाने के साथ सर्वांगीण विकास की घोषणा की गई थी, जिसके उपलक्ष्य में गांव में 3 दिवसीय विकास मेले का आयोजन भी किया गया था। परंतु गोद लेने के कुछ ही दिन बाद उनका तबादला हो गया।
उसके बाद से स्थिति बद से बदतर हो गई। ग्रामीणों ने कहा कि दशकों से हम लोग समस्या को झेल रहे हैं। आजादी के बाद से आज तक हम लोग इसी कच्ची दलदल भरी सड़क से गुजरते आए हैं। झारखंड राज्य अलग होने के बाद एक उम्मीद जगी थी कि शायद अब हम लोगों को पक्की सड़क, अस्पताल एवं बैंक जैसी मूलभूत सुविधा नसीब होगी, परंतु सब बेकार साबित हुई। सूबे में स्थानीय सरकार होने के बावजूद हम लोगों को न सड़क मिली, न अस्पताल और न ही कोई मुख्य सुविधा। चुनाव के समय नेताजी आते रहे और इसी सड़क को चुनावी मुद्दा बनाकर हम लोगों को ठगा जाता रहा। इस बार भी हम लोगों ने माननीय विधायक के प्रति आस्था एवं विश्वास प्रकट करते हुए अपना मत देकर अपना विधायक चुना है। चुनाव को करीब साल भर होने को चला है, परंतु उनकी हमारे प्रति कोई प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिली, जिससे अब आस टूटती हुई महसूस हो रही है। ग्रामीणों ने कहा कि हमेशा से इन्हें वादा मिलता रहा है, पर सुविधा नहीं मिली है। 50 साल लगभग हमारा हो गया उम्र, आज तक रोड बढ़िया से नहीं बना है। दूसरी बात, अस्पताल जाने के लिए 2 घंटा का समय लगता है। रोड एकदम जर्जरा है। वर्षों से उपेक्षित रहा है। पंचायत चुनाव के बाद पंचायत स्तर से जो भी बन पाया मैंने विकास करने की कोशिश की हूँ, और जो भी मेरे वश में नहीं है अर्थात सड़क, अस्पताल, बैंक आदि की मांग हमने सरकार से कई बार की है, परंतु आज तक हमारे पंचायत में मूलभूत सुविधा का अवसर प्राप्त नहीं हुआ है। इन मूलभूत सुविधाओं के अभाव में हमारा क्षेत्र बहुत बिछड़ा हुआ है। बचपन से जब से हम लेदा आए तब से रोड हम कचड़े देख ले, या रोड में बाल बच्चा के बहुत तकलीफ से बाहर भीतर हो रहा है। हमने भी तकलीफ कर लिए, बाल बच्चा भी तकलीफ कर रहे। हम तो बूढ़ा होने चले, अभी मूल रूप से कभी पक्का सड़क तो देख भी नहीं किए हैं, और ना जाने कब नसीब में होगा इधर रोड बनने, जो कि आने जाने में सुविधा पड़ती है। रोड जर्जर हो गया है। अभी रोड देखिए तो पहाड़ी बन चुका है, आने जाने में बहुत समस्या है। यहाँ तो और भी स्थिति खराब है, ना रोड है यहाँ पे, ना हॉस्पिटल है, ना कुछ है। ना यहाँ से जितना 3-4 किलोमीटर रास्ता है वो भी बहुत ख़राब है। जो भी मार्केट है वो भी इसी हद से है। हम क्या करें, इसके बारे में गवर्नमेंट से हम सुझाव मांगते हैं। किनारा हम लोग के घर है, इतना पानी मारता है, गाड़ी के अंदर चला जाता है। यहाँ ना मुखिया सुनता है, कुछ सुनता है, कुछ करता है, ना कुछ होता है, ना कुछ जाता है। सिर्फ सब तमाशा देखता है, खाने वाला खा लेता है, बस कौन किसको बोलेगा ना बोलेगा। वोट लेने आता है, सीधे बोलता है ये बना देंगे, वो बना देंगे, बाकी बात कुछ नहीं करता कार्रवाई। आज से करीब 50 साल पहले अगल बगल गांव का परिचय लेदा के नाम से होता था, लेकिन आज लेदा की स्थिति इतना बद से बदतर हो गया है कि बगल के गांव का नाम लेके परिचय का होना पड़ता है। सबसे खराब स्थिति यहाँ की सड़क की है। आप लेदा के जिस तरफ लेदा से बाहर जिस तरफ भी जाने का सड़क पे जाइएगा, हाल जर्जर है, गड्ढा है, जगह जगह पानी है। उन्हें ऐसा स्थिति है कि लोग गिरने बजरने के लिए मजबूर है और घायल भी हो जा रहा है गिर के। और लेदा की गंभीर समस्या सड़क है, दूसरा है अस्पताल। यहाँ से लेदा के गिरिडीह से मुख्यालय की दूरी लगभग 25 से 26 किलोमीटर है, और यहाँ स्वास्थ्य के नाम पर कुछ भी नहीं। बनियाडी सीसीएल एरिया से अवैध कोयलों का कारोबार लगातार जारी है। कोयला तस्कर प्रतिदिन हजारों टन कोयले की तस्करी कर रहे हैं। हर बार सीसीएल प्रबंधन और पुलिस डोजरिंग अभियान चलाती है, लेकिन कोयला माफिया अवैध कोयला कारोबार फिर से शुरू कर देते हैं। इस धंधे पर लगाम लगाने के लिए जिला प्रशासन को हस्तक्षेप करने की दरकार है। बनियाडी सीसीएल क्षेत्र से अवैध कोयले का कारोबार बदस्तूर जारी। सीसीएल प्रबंधन कर रही है डोजरिंग की खानापूर्ति। पुलिस और सीसीएल प्रबंधन के लाख कोशिशों के बावजूद अवैध कोयला कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है। गिरिडीह सीसीएल एरिया के ओपनकास्ट माइंस, सतीघाट माइंस के समीप भी दर्जनों खंतों से प्रतिदिन हजारों टन कोयला निकाला जाता है और इसे बैलगाड़ियों के जरिए जिले के अलग अलग हिस्सों में पहुंचा दिया जाता है, और इस तस्करी का सिस्टम बाकायदा बना हुआ है। पुलिस के सहयोग से सीसीएल प्रबंधन हर बार डोजरिंग अभियान चलाती है, खंतों को ध्वस्त किया जाता है, मगर फिर 1 या 2 दिन में अवैध कोयला कारोबार से जुड़े माफिया संचालन शुरू कर देते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जितना सीसीएल प्रबंधन सरकारी उत्पादन नहीं कर पाती है, उससे ज़्यादा कोयला हर दिन अवैध कारोबारी यहां से निकाल कर बेच देते हैं।
अब देखना होगा कि सीसीएल प्रबंधन सिर्फ डोजरिंग अभियान तक ही सीमित रहेगा या फिर कोयला माफियाओं पर कुछ गंभीर कार्रवाई भी होगी। अब इस मामले में जिला प्रशासन को ही हस्तक्षेप करना होगा, तभी जाकर कोयले के इस काले कारोबार पर लगाम लग पाएगी। कुर्मी विकास मोर्चा ने डुमरी के चैनपुर पंचायत सचिवालय में एक कार्यक्रम के दौरान हेमंत सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि राज्य सरकार इस जाति को ओबीसी में रखने की अनुशंसा कर रही है, जबकि केंद्र सरकार और पूर्व की राज्य सरकार ने पहले से ही इसे ओबीसी की श्रेणी में रखा है। संगठन के लोगों ने कहा कि यदि हेमंत सरकार कुर्मी जाति को एसटी में शामिल नहीं करती है तो पूरे राज्य में विरोध प्रदर्शन करते हुए आंदोलन किया जाएगा। झारखंड की हेमंत सरकार कुर्मी जाति को ओबीसी में रखने की अनुशंसा कर रही है। हेमंत सोरेन सरकार को यह पता नहीं है कि कुर्मी या कुर्मी जाति को पूर्व से ही ओबीसी की श्रेणी में केंद्र और राज्य सरकार ने रखा है, परंतु पुनः भेजना यह समझ के परे है। उक्त बातें कुर्मी विकास मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शीतल ओहदार ने डुमरी के चैनपुर क्षेत्र पंचायत सचिवालय में एक कार्यक्रम के दौरान कही। उन्होंने कहा कि कुर्मी जाति को एससी में शामिल करने के लिए कई वर्षों से आंदोलन किया जा रहा था, जिसके बाद पूर्व की रघुवर सरकार ने कुर्मी विकास मोर्चा को यह आश्वासन दिया था कि कुर्मी जाति को एसटी में भी शामिल किया जाएगा। इसके लिए वे केंद्र सरकार को अनुशंसा भेजेंगे, परंतु तब तक चुनाव आ गया और उनकी सरकार चली गई। लेकिन हेमंत सोरेन को राज्य में सत्ता मिलने पर कुर्मी जाति में खुशी थी, लेकिन इस सरकार द्वारा कुर्मी जाति के साथ सीधा अंदरूनी कुठारघात करते हुए सीधा छलने का काम किया जाने लगा है। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि अगर कुर्मी जाति को एसटी में रखने की अनुशंसा हेमंत सरकार नहीं करती है तो पुरजोर विरोध व आंदोलन कुर्मी विकास मोर्चा के राज्य सरकार के खिलाफ पूरे राज्य में किया जाएगा। इस दौरान स्थानीय लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। सभा को कुर्मी विकास मोर्चा के जिला अध्यक्ष निरंजन महतो, जिला युवा अध्यक्ष धनेश्वर महतो, प्रवक्ता रामचंद्र महतो, चैनपुर मुखिया रामप्रसाद महतो सहित कई गणमान्य लोगों ने भी संबोधित किया। आज कुर्मी विकास मोर्चा गिरिडीह इकाई की ओर से बैठक की जा रही है। वर्तमान समय में जो सरकार झारखंड में है, हेमंत सोरेन जी की सरकार है, हम लोग ऐसा आशा नहीं किए थे कि हेमंत जी मुख्यमंत्री बनेंगे तो इस तरह कुर्मियों के खिलाफ जब बात करेंगे, लेकिन अभी वर्तमान समय में जो ओबीसी के लिए अनुशंसा की गई है उनको जानकारी होना चाहिए कि ओबीसी में कुर्मी जाति पहले से ही भारत सरकार की लिस्ट में भी पहले से है और राज्य सरकार की लिस्ट में भी पहले से है। उसके बावजूद फिर से अनुशंसा करना ये कुर्मियों के लिए घातक साबित हो रहा है। वो चाल कर खेल रहे हैं हम लोग के लिए। उनको ये भी जानकारी होना चाहिए, पिछले सरकार में जब हम लोग इस मांग को उठा रहे थे कि कुर्मी को अनुसूचित जनजाति की सूची में सूचीबद्ध किया जाए और एक मांग पत्र दिया जा रहा था रघुवर दास जी को, और उस मांग पत्र में सबसे पहला नंबर पर उन्होंने साइन किया है कि हाँ कुर्मी को एसटी में शामिल किया जाए करके, और जब उनकी बारी आई है तो ओबीसी में अनुशंसा कर रहे हैं। सीधा कुर्मियों पे धोखा हो रहा है। हम लोग किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी तक उन्होंने ओबीसी का जो प्रस्ताव आया उसको अपने पास रखे हुए हैं, अभी केंद्र सरकार को दिए नहीं हैं। मेरा उनसे आग्रह है कि आप केंद्र सरकार को कुर्मी को एसटी में शामिल करने के लिए अनुशंसा करें, ना कि ओबीसी में। क्योंकि सरकार में कुर्मी नेता बहुत हैं, मंत्री भी हैं, तो उन लोग क्यों नहीं आवाज़ उठा रहे हैं? आप सभी समाज के सभी नेताओं से, एमपी हो, एमएलए हो या मंत्री हो, सभी से बात चल रहा है। एक बड़ा आंदोलन होगा और हेमंत सोरेन जी अगर उसको वापस करते हैं और कुर्मी को एसटी में शामिल करने का अनुशंसा नहीं करते हैं तो एक बड़ा आंदोलन का रूपरेखा बना रहे हैं। सभी लोग एकजुट हैं।
झारखंड लोकल बॉडीज एम्प्लॉयज फेडरेशन ने अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर दूसरे दिन भी नगर निगम कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। कहा कि अगर इनकी मांगें पूरी नहीं की गई तो सांकेतिक हड़ताल के बाद सितंबर के अंतिम सप्ताह से अनिश्चितकालीन आंदोलन प्रारंभ होगा। लोकल बॉडीज एम्प्लॉयज फेडरेशन का सांकेतिक हड़ताल रहा जारी। कर्मियों ने निगम कार्यालय के बाहर किया धरना प्रदर्शन। झारखंड लोकल बॉडीज एम्प्लॉयज फेडरेशन ने अपनी मांगों को लेकर 2 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल प्रारंभ किया था। बुधवार को दूसरे दिन भी इनका धरना प्रदर्शन नगर निगम कार्यालय के बाहर चलता रहा। इस दौरान अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर आवाज बुलंद की गई। जिला मंत्री लखन हरिजन के नेतृत्व में आहूत इस हड़ताल में राज्याध्यक्ष अशोक कुमार सिंह, अनूप लाल हरि, केदार हरिजन समेत अन्य कई लोग शामिल हुए हैं। बताया गया कि वर्षों से कार्यरत दैनिक कर्मी की सेवा स्थायीकरण, नगर निकाय में वर्षों से कार्यरत नगर प्रबंधक, अनुबंध कर्मी की सेवा स्थायीकरण, निकाय में ठेका प्रथा की समाप्ति, सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सरकारी कोष से पावना भुगतान एवं पेंशन भुगतान आदि मांगों को लेकर इनका आंदोलन शुरू हुआ है। अभी तो यह सांकेतिक हड़ताल है। अगर इनकी मांगे नहीं मानी गई तो सितंबर के अंतिम सप्ताह से इनका अनिश्चितकालीन आंदोलन प्रारंभ होगा। लोकल बॉडीज एम्प्लॉयज फेडरेशन राज्य संघ के आह्वान पर 3 सूत्री मांगों को लेकर 2 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल पर हम लोग बैठे हुए हैं। आज हड़ताल का दूसरा दिन। हमारी मुख्य मांगे हैं कि वर्षों से जो दैनिक कर्मी कार्यरत हैं उनकी सेवा स्थायी की जाए, ठेका प्रथा पर अंकुश लगे और कर्मचारियों का जो पावना है, पेंशन है, सरकार अपने कोष से करे। इन्हीं मांगों को लेकर हम लोग धरना पर बैठे हैं। हमारी मांगे कोई नई मांग नहीं है, पूर्व की मांगे हैं और इस मांगों को लेकर सरकार ने निकाय कर्मियों को भरोसा भी दिलाया था कि आपकी मांगे जायज़ है और जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा, लेकिन अभी तक वो मांगे नहीं पूरा किया गया है। इसलिए सरकार के वादा खिलाफी के विरोध ये धरना कार्यक्रम है। अखिल हिंद फॉरवर्ड ब्लॉक द्वारा बिरनी में एकता देवी हत्याकांड के दोषियों की गिरफ्तारी को लेकर शहर के अंबेडकर चौक से लेकर समाहरणालय तक एक रैली निकाली गई। रैली के बाद उपायुक्त को दोषियों की गिरफ्तारी करने की मांग के साथ एक ज्ञापन सौंपा गया। संगठन के लोगों ने कहा कि अगर सप्ताह दिन के भीतर दोषियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता है तो वे भूख हड़ताल करने को बाध्य होंगे। अखिल हिंद फॉरवर्ड ब्लॉक द्वारा बिरनी हत्याकांड के खिलाफ उपायुक्त को सौंपा गया ज्ञापन, दोषियों की गिरफ्तारी की रखी गई मांग। अखिल हिंद फॉरवर्ड ब्लॉक की ओर से बुधवार को शहर के अंबेडकर चौक से होते हुए समाहरणालय तक एक रैली निकाली गई। बाद में उपायुक्त के नाम डीएसओ डॉक्टर सुदेश कुमार को एक ज्ञापन सौंपा गया। इस बाबत अखिल हिंद फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता सह अधिवक्ता देवेंद्र पांडे ने बताया कि गिरिडीह पुलिस मनमानी रवैया अपना रही है और अब तक एकता देवी के हत्यारों को गिरफ्तार नहीं किया गया है, जबकि 1 माह बीत चुका है। मामले में सूचक होरिल राय के चश्मदीद गवाह होने के बावजूद किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसी को लेकर पार्टी मांग करती है कि हत्यारों की गिरफ्तारी अविलंब हो, साथ ही आश्रितों को मुआवजा मिले, महिलाओं पर हो रहे अत्याचार बंद हो, नहीं तो अखिल हिंद फॉरवर्ड ब्लॉक द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। नेता देवेंद्र पांडे और महिला नेत्री पूजा मंडल ने कहा कि पुलिस सप्ताह दिन के अंदर दोषियों को गिरफ्तार नहीं करती है तो भूख हड़ताल भी किया जाएगा और यह भूख हड़ताल गिरिडीह में नहीं बल्कि डीजीपी रांची के समक्ष किया जाएगा। मौके पर देवेंद्र पांडे, महिला नेत्री पूजा मंडल, सुलेखा कुमारी, रेणु देवी, दुर्गा देवी, मोहम्मद कलीम, अहमद मिस्टर, सुनील दास, मुन्ना रजवार, होरिल पंडित, राहुल रजवार, मुन्नी देवी, सुनीता देवी, सुमित्रा देवी, मीना देवी, विशाल कुमार, मुकेश दास, कुंदन कुमार नारायण, पंडित समेत अन्य कार्यकर्तागण मौजूद थे। एकता देवी के हत्यारों को गिरफ्तार करना होगा। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, 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 इंकलाब जिंदाबाद, 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 इंकलाब जिंदाबाद, 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 पुलिस की दलाली, इंकलाब जिंदाबाद, 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 इंकलाब जिंदाबाद, 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 प्रशासन सब होश में आओ, होश में आओ, इंकलाब जिंदाबाद, 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 इंकलाब ब्लॉक की ओर से
धरना प्रदर्शन और रैली निकाली गई, जिसमें पुलिस की मनमानी और पुलिस जुल्म, रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के खिलाफ में डीसी से ज्ञापन सौंपकर हम लोग यह मांग किए कि जो जिले भर में जो पुलिस जो मनमाना रवैया कर रहा है और अपराधियों से साठ गांठ कर हत्यारों को गिरफ्तार नहीं कर रहा है, उसी के मत को लेकर आज हम लोग की रैली झंडा मैदान से होते हुए डीसी के समक्ष प्रदर्शन हुआ। इस प्रदर्शन में सैकड़ों महिलाओं, बच्चे और लोगों ने सब मिलकर एक हम राय होकर हम लोग कहे कि जो पुलिस मनमानी कर रही है और जो हत्या एकता देवी के किया है, एकता देवी के हत्यारों को अब तक गिरफ्तारी नहीं किया, जबकि चश्मदीद गवाह होरिल पंडित ने अपनी आंखों से हत्या होता देखा लेकिन अब तक नहीं किया है, तो उसकी जितना जल्द हो गिरफ्तार हो। दूसरी ओर कंचन कुमारी नाबालिग बच्ची जो पढ़ने लिखने की जाती है, उन पर जब पुलिस ने अपना बयान दर्ज करवाया परंतु अब तक उसकी भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो हम कह रहे हैं ये पुलिस दलालों पर कितना दिन चलेगा, इन पैसों वालों के बल पर कितना चलेगा? क्या गरीब को कोई नया नहीं मिलेगा? कोई गरीब इस तरह मारा जाएगा? तो इस तरह तो गरीब को मारता जाना है, मनमाना करना है तो करते रहो। हम लोग की जो आंदोलन है, हम लोग एक लोकतांत्रिक आंदोलन, अहिंसात्मक आंदोलन इस तरह लड़ते रहेंगे और लड़ने में हमारी अगर जान भी चली जाए तो हम लोग जाने के लिए तैयार हैं। इनकलाब। कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के बीच लोगों द्वारा कोरोना के गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई जा रही है। डीसी ऑफिस के समीप जिला निबंधन कार्यालय में बुधवार को लोगों की भीड़ उमड़ी। यहां सैनिटाइजर का प्रयोग तो दूर की बात, न ही कोई सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रख रहा था और न ही किसी ने फेस मास्क का प्रयोग किया था। डीसी ऑफिस के समीप जिला निबंधन कार्यालय में कोविड गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई जा रही है। यहाँ बेतहासा भीड़ कोरोना को खुला आमंत्रण दे रही है, क्योंकि यहाँ न तो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जा रहा है और न ही तमाम लोग फेस मास्क का प्रयोग कर रहे हैं। सैनिटाइजर तो दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रहा। ऐसे में यह एक खतरनाक दृश्य है जो कोरोना के बढ़ते प्रसार के बीच लोगों को डराने के लिए काफी है। बताया गया कि लॉकडाउन पीरियड में जमीन की रजिस्ट्री बंद हो गई थी, वहीं अन्य तरह के जमीन संबंधित सभी काम पेंडिंग पड़े हुए थे। अनलॉक 4 होते ही रजिस्ट्री कार्यालय में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। हालांकि रजिस्ट्रार के नहीं रहने की वजह से जमीन की रजिस्ट्री बुधवार को नहीं हो सकी, लेकिन सामाजिक दूरी के मानकों को तार करते हुए लोगों ने अपने कई जरूरी कामकाज निपटाए। इसको लेकर यहाँ पहुँचे लोगों ने ही इस दृश्य पर चिंता जाहिर की। इतना भीड़ है, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा, ना आधा से अधिक आदमी बिना मास्क का घूम रहे हैं, क्या कहना? देखिए, सोशल डिस्टेंसिंग का जहाँ तक सवाल है, एक तो जो लोग यहाँ आते हैं काम करने और कराने के लिए, उनकी भी अपनी जवाबदेही होती है कि वे मास्क लगा कर आएँ। जैसे सरकार ने नियम भी बनाई है कि बिना मास्क वाले पर जुर्माना भी किया जाएगा, फिर भी लोग नहीं समझ रहे हैं। दूसरा तो जिम्मेवारी हम लोगों को भी है, जो यहाँ ड्यूटी राइटर लोग हम लोग हैं, हमारी भी जवाबदेही बनती है कि जो लोग आते हैं उनको कहें मास्क लगावें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, लेकिन लोग ये भी नहीं कर रहे हैं। बहुत खेद की बात है, ऐसे विषम परिस्थिति में लोग सरकारी निर्देशों का भी पालन नहीं कर रहे हैं। रह गई हमारे रजिस्ट्रार साहब का बात, तो उनका तो निर्देश है, लेकिन लोग यहाँ अनुपालन नहीं कर रहे हैं। इसके लिए हम लोग तो बात कर ही सकते हैं, इसमें हम लोग तो अपने तरफ से। जैसे कोई दुकान में सामान लेने जाते हैं, वहाँ पे लिखा हुआ रहता है पोस्टर में बिना मास्क का सामान नहीं देंगे, तो क्या यहाँ वो हो रहा है कि बिना मास्क का गए हुए रजिस्ट्री न हो? मास्क तो भले बाहर में लोग घूमते हैं बिना मास्क का, लेकिन जब ऑफिस के अंदर जाते हैं तो मास्क लगा कर ही जाते हैं। ऑफिस में बिना मास्क का प्रवेश नहीं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रमोद लाल शर्मा। पीरटांड थाना क्षेत्र के कोयाडीह गांव के सहिया अनुराधा देवी के घर में घुसकर उसके गोतिया परमेश्वर ठाकुर ने उसके साथ मारपीट की और उसे बुरी तरह से घायल कर दिया। घायल महिला का इलाज गिरिडीह सदर अस्पताल में चल रहा है। परिजनों ने बताया कि इस मामले की सूचना थाने में भी दी जा चुकी है। पीरटांड थाना क्षेत्र के पालगंज पंचायत के कोयाडीह गांव के सहिया के घर में घुसकर उसे मारकर घायल कर देने का मामला सामने आया है। घटना में घायल हुई महिला का इलाज फिलहाल सदर अस्पताल में चल रहा है। बताया जा रहा है कि अनुराधा देवी घर में अकेली थी, तभी उनके गोतिया परमेश्वर ठाकुर घर में घुसकर
सहिया के साथ मारपीट की है। इस बाबत अनुराधा देवी के परिजनों ने बताया कि पिछले कई दिनों से इन्हें धमकी मिल रही थी कि इन्हें घर में घुसकर मारा जाएगा। इसी बीच बुधवार की सुबह अनुराधा बर्तन धोने जा रही थी, तभी उधर से परमेश्वर ठाकुर ने इन पर हमला बोल दिया। जब इन्होंने हो हल्ला किया तो इनके पड़ोस में रहने वाली सुधा देवी, निशा देवी का छोटा लड़का ने इसे पीटा और घायल कर दिया। बताया गया कि जब अनुराधा देवी के परिजन आए तो देखा कि ये बेहोश पड़ी थी। आनन फानन में इन्हें सदर अस्पताल इलाज के लिए लाया गया और थाने में भी आवेदन दिया गया। सर हम लोग घर में नहीं थे, सब बाहर में थे। घर में अकेले छोड़ के हम गए बाहर मधुबन, और मधुबन जाने के बाद 20 मिनट के बाद तुरंत फोन गया कि घर में मारपीट हो रहा है, सुबह जल्दी जाए। तो घर आके देखें, जब आए घर तो थोड़ा नर्वस, मतलब बेहोशी हालत में पड़ल है। आए पानी वानी पिलाने की कोशिश किए लेकिन नहीं दी, फिर गाड़ी उठा के लेकर खाना। कौन लोग मारे? मारने वाला परमेश्वर ठाकुर है, उनका पत्नी है, उनका सास है, कि बहू भी है और एक छोटा लड़का है। क्या कारण था? कारण हम घर में नहीं थे सर, हम कारण नहीं बता सकते। जमुआ थाना क्षेत्र के रंगामाटी में जमीन विवाद को लेकर भाइयों के बीच खूनी संघर्ष हुआ। इस विवाद में रेशमणि राणा के साथ इनके ही भाइयों ने मारपीट की और इन्हें बुरी तरह से घायल कर दिया। फिलहाल इनका इलाज सदर अस्पताल गिरिडीह में चल रहा है। जमुआ थाना क्षेत्र के रांगामाटी में जमीन विवाद को लेकर मारपीट हो गई। मारपीट में रेशमणि राणा घायल हो गए, जिनका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। इस बाबत घायल ने बताया कि कुछ ही दिन पहले इनके 4 भाइयों के बीच जमीन का बंटवारा हुआ था। इसी कड़ी में आज सुबह यह खेत में हल चलाने के लिए पहुंचे तो इनके भाई रोहन राणा, कार्तिक राणा, विजय राणा व मेघनाथ राणा ने बुरी तरह से इन्हें पीटा, जिससे यह घायल हो गए। कहाँ घर है? कौन थाना? जमुआ थाना। क्या हुआ था? जमीन का विवाद हुआ था, जमीन पूरी में बंटवारा हो चुका था। तो 4 भाई होते हैं तो 2 भाई का इधर 2 भाई का उधर हुआ था। जैसे हम लोग को दोनों को उत्तर तरफ हुआ था और उन दोनों भाई को दक्षिण तरफ हुआ था। तो मैंने दोनों भाग छोड़ करके बीचे में हम लोग को ज़मीन पर कब्जा करके बना रहा था। तो थाना गए तो थाना से दरोगा आया और वहाँ से मना कर दिया कि 144 लग गया, तुम लोग नहीं काम कर सकते और आओ कागज़ पत्र लेके। तो हम लोग घर से कागज़ पत्र लेके जा रहे थे तो रास्ते में छेक करके मार दिया। कौन लोग मारा? रोहन राणा मारा माथा में टांगी से, कार्तिक राणा मारा रड से पैर में और विजय राणा भी मारा रड से कमर में। कितने लोग थे वो लोग? उन लोग 9-10 लोग थे। आप लोग कितने लोग घायल थे? हम लोग 3 लोग घायल थे। क्या नाम है? एक मिथिलेश कुमार राणा नाम और एक डालू नारायण शर्मा। और हमारा गाड़ी जो था सो गाड़ी छेक करके गाड़ी को पूरा चूर कर दिया, तहस नहस कर दिया सब। तेल मोबिल वाला सब मैंने तोड़ करके रख दिया वहाँ। जो कि पुलिस गई तब हमको उठा के लाई और गाड़ी साथ में घुसिया के निकलवाया वहाँ से। गाड़ी में थाना जा रहे थे, सारे कागज़ पत्र थे, सो कागज़ पत्र सब हम लोग निकाल लिए और दोनों चक्का में 20-20 गो कांटी मार दिया, जो कि प्रशासन देख लिया। बीते दिनों हुए राजद नेता कैलाश यादव के हत्याकांड में पुलिस ने संलिप्त आरोपित मुखिया सुखदेव राय के बेटे विक्की राय एवं उसके सहयोगी विनोद राय को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही मुखिया के बेटे का स्कॉर्पियो एवं बाइक भी बरामद किया गया है। वहीं इस घटना के मुख्य अभियुक्त मुखिया एवं उसके दोनों बेटों की तलाश जारी है। राजद नेता कैलाश यादव की हत्या में गिरिडीह पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। गिरिडीह पुलिस ने इस हत्याकांड में एक नामजद आरोपित मुखिया सुखदेव राय के बेटे विक्की राय एवं उसके सहयोगी विनोद राय को गिरफ्तार कर लिया है। विक्की राय को मधुबन थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है। साथ ही मुखिया के बेटे का स्कॉर्पियो एवं बाइक भी बरामद कर लिया है। बेगाबाद थाना की पुलिस ने दोनों को गिरिडीह की अदालत में पेश किया, वहां से दोनों को जेल भेज दिया गया। वैसे अभी भी मुख्य अभियुक्त मुखिया सुखदेव राय, उसके दोनों बेटे राजेश राय एवं मुकेश राय फरार हैं। गिरफ्तार विक्की राय से पुलिस बेगाबाद थाना में पूछताछ कर रही है। विक्की राय के अलावा 4 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। सभी से पूछताछ की जा रही है। राजद नेता हत्याकांड में पुलिस ने एक आरोपित जो नामजद नहीं था उसे पहले ही गिरफ्तार कर चुकी। अंत में ये फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कांग्रेस कार्यालय में नमन किए गए पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी। कांग्रेसियों ने आयोजित की श्रद्धांजलि सभा।
उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर डाला प्रकाश। सेंट्रल जीएसटी डिपार्टमेंट ने मारा छापा, 5 वाहनों को किया जब्त, कागजातों को खंगाला, गड़बड़ी पाए जाने पर लगाई 4 लाख की पेनल्टी। जिला निबंधन कार्यालय में उड़ाई जा रही है कोविड गाइडलाइंस की धज्जियां, उमड़ रही है भीड़, नहीं रखा जाता है सामाजिक दूरी का कोई ख्याल, मास्क और सैनिटाइजर भी नदारद। और लेदा पंचायत में मूलभूत सुविधाओं का है घोर अभाव, सड़क, आवास, पेयजल आदि से महरूम है ग्रामीण। सरकार की व्यवस्था पर उठ रहे हैं कई सवाल। तो आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक दीजिए हमें और हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।